हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर के बारे में। तो जो यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा ट्रांसिस्टर होता है जिसमें जो जंक्शन होता है वो एक ही होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसिस्टर है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर। तो यहाँ पर ये यूनी जंक्शन ट्रांसिस्टर, इसका फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर कंसिडर करो तो इसका फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो स्लैंड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक बार होता है जो कि एन टाइप मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ पर ये एन टाइप सिलिकॉन बार आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार होता है लाइटली डोप्ड होता है। और यहाँ पर ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार होता है इसमें हम लोग पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज़ करे होते हैं जो कि हाईली डोप्ड होता है। और यहाँ पर हमें बेसिकली 3 टर्मिनल मिलते हैं। यहाँ पर ये एमिटर टर्मिनल होता है जो कि पी टाइप मटेरियल के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर ये B2 बेस्ड टर्मिनल होता है जो कि ये सबस्ट्रेट या फिर बोल सकते हैं सिलिकॉन बार के साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर ये B1 बेस्ड टर्मिनल होता है जो कि ये सिलिकॉन बार के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें B2 बेस्ड टर्मिनल एमिटर, और यहाँ पर ये B1 बेस्ड टर्मिनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने ये पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन घटा, इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ा। तो डोपिंग कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो एन टाइप सिलिकॉन बार होता है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है उसको हमने इन डेप्थ यहाँ पर कंसिडर किया है। यहाँ पर ये B2 बेस्ड टर्मिनल, और यहाँ पर ये B1 बेस्ड टर्मिनल, और यहाँ पर ये एमिटर टर्मिनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पी टाइप लेयर होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, और यहाँ पर ये P, और यहाँ पर ये एन टाइप लेयर, यहाँ बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जंक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको बेसिकली मिल गया PN जंक्शन। यहाँ पर ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लाइन शो कर दी। हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ये एन टाइप सिलिकॉन बार को। यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट, या फिर बोल सकते हैं ऊपर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया। ये ऊपर वाला जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, और यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये लाइन के नीचे जो एरिया है वो ज़्यादा है, और ये लाइन के ऊपर वाला जो एरिया है वो कम है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार होता है इसमें जो डोपिंग होती है वो बहुत कम होती है। डोपिंग कम होने की वजह से होता क्या है, डोपिंग कम होने की वजह से जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो एन टाइप सिलिकॉन बार है इसका जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, राइट। यहाँ पर ये सिलिकॉन बार को, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है RB2 रेसिस्टेंस, और नीचे वाला जो एरिया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है RB1 रेसिस्टेंस। आप इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करो तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये RB2 रेसिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया जो कि ये वाले एरिया के करस्पॉन्ड है, और यहाँ पर ये हमने RB1 रेसिस्टेंस कंसिडर कर लिया जो कि ये वाले एरिया के करस्पॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो RB1 जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर जो PN जंक्शन डायोड है उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर ये PN जंक्शन हमें मिल जाएगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं PN जंक्शन डायोड। तो जो PN जंक्शन डायोड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और जो एमिटर टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो RB1 जो रेसिस्टेंस होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद RB2। RB1 रेसिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन RB2। RB1 रेसिस्टेंस क्यों ग्रेटर होता है RB2 के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो RB1 जो रेसिस्टेंस है वो ये वाले एरिया में आ रहा है। ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, लाइन के नीचे वाले एरिया में आ रहा है, और ऑब्वियसली जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और हमने डिस्कस किया था ये जो सिलिकॉन बार है इसका जो रेसिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो RB1 रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद RB2 रेसिस्टेंस। और यहाँ पर ये जो RB1 रेसिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया, ये बेसिकली RB1 रेसिस्टेंस वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि आप आगे देखोगे जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर ये जो RB1 रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ करती है। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, जब हम लोग ये UJT के साथ कोई बायसिंग कंसिडर नहीं करते, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किटरी पढ़ा होगा तो आई एक्सपेक्ट आप लोगों को पता होगा बायसिंग का मतलब क्या होता है। बायसिंग का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना टर्मिनल्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, जब हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, व्हेन नो वोल्टेज इज़ अप्लाइड अक्रॉस UJT, जब UJT के अक्रॉस हम लोग कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, देन टोटल रेसिस्टेंस विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर इंटरबेस रेसिस्टेंस। तो जो टोटल रेसिस्टेंस आपको जो मिलेगा, UJT का जो टोटल रेसिस्टेंस आपको जो मिलेगा, जिसको आप बेसिकली बोल सकते हैं इंटरबेस रेसिस्टेंस, जिसको शो किया जाता है RBB से। तो जो इंटरबेस रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है यहाँ पर ये RB1 रेसिस्टेंस RB2 रेसिस्टेंस के सम के। तो हमें मिल जाएगा इंटरबेस रेसिस्टेंस RBB इज इक्वल टू सम ऑफ RB1 प्लस RB2।
तो यहाँ पर ये जो आर बी बी हमें जो दिखाई दे रहा है कौन सा रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो आर बी बी जो रेसिस्टेंस है ये बेसिकली इंटरबेस रेसिस्टेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है जब हम लोग यूजीटी के साथ कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते तो जो टोटल जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टोटल रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरबेस रेसिस्टेंस, तो जो इंटरबेस रेसिस्टेंस होता है वो RB1 और जो RB2 रेसिस्टेंस है दोनों के सम के बराबर में होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो यूजेटी, आप इसके अगर सिंबल कंसिडर करो तो जो यूजेटी का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये B2 बेस टर्मिनल और यहाँ पर ये B1 बेस टर्मिनल और यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल और यहाँ पर ये एरो। ये जो एरो होती है वो टिल्टेड होती है और ये जो एरो होती है वो B1 बेस टर्मिनल को शो कर रही होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एरो है ये B1 बेस टर्मिनल को क्यों शो कर रही होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एरो है ये B1 बेस टर्मिनल को पिन पॉइंट कर रही होती है, या फिर बोल सकते हैं जो एरो है ये B1 बेस टर्मिनल की तरफ झुकी होती है। तो यहाँ पर ये जो एरो होती है वो इस तरीके से टिल्टेड क्यों होती है उसका आप अगर रीज़न देखो तो यहाँ पर ये जो यूजेटी है इसमें जो करंट का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, एमीटर से बेस B1 की तरफ होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन यूजेटी करंट फ्लोज फ्रॉम एमीटर टू बेस B1 हैंस एरो इज टिल्टेड टुवर्ड्स B1। तो जो करंट का जो फ्लो होता है वो एमीटर से बेस B1 की तरफ होता है जिसकी वजह से जो एरो होती है बेस B1 की तरफ टिल्टेड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे जो B2 बेस टर्मिनल और ये जो B1 जो बेस टर्मिनल है दोनों के अक्रॉस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो B2 बेस टर्मिनल और ये जो B1 जो बेस टर्मिनल है दोनों के अक्रॉस हमने कुछ इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये B2 बेस टर्मिनल B1 बेस टर्मिनल ये इक्विवेलेंट सर्किट हमने कंसिडर किया है। B2 बेस टर्मिनल और B1 बेस टर्मिनल दोनों के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया VBB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की वजह से बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंसेस है RB1 और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है RB2 दोनों के अक्रॉस क्या होने वाला है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। वोल्टेज ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी करंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होता है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल का ड्रॉप होता है जिसको हम लोग बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो RB1 जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद दी वोल्टेज ड्रॉप जो कि ये RB2 के अक्रॉस होगा। तो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ये RB2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये जो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं V1। यहाँ पर ये RB1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो RB1 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद RB2, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहला। तो RB1 रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जो RB1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1 वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर ये जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा करंट, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बराबर में होगा RB1, डिनोमिनेटर में RB1 प्लस RB2। यहाँ पर ये RB1 रेसिस्टेंस और दोनों का सम डिनोमिनेटर में RB1 प्लस RB2 और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है VBB उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो RB1 और ये RB1 प्लस RB2 ये दोनों का जो रेशियो होता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर में होता है, बराबर में होता है ईटा के। RB1 और डिनोमिनेटर में RB1 प्लस RB2 ये दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर में होता है, ईटा के बराबर में होता है। और यहाँ पर ये जो ईटा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो बेसिकली जो ईटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। और ये इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो की जो वैल्यू होती है वो वेरी कर रही होती है 0.51 से 0.82 के बीच में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ये जो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो की जो वैल्यू होती है वो वेरी कर रही होती है कहाँ से कहाँ तक के 0.51 से 0.82 के बीच में वेरी कर रही होती है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म जो दिखाई दे रहा है इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ईटा पुट कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू ईटा और यहाँ पर ये जो VBB है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और ये जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा जिसको हमने कंसिडर कर लिया VD वोल्टेज। तो जो VD वोल्टेज है उसको हमने शो किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो VD है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है डायोड वोल्टेज। तो यहाँ पर ये RB1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जिसको हमने कंसिडर किया V1 वोल्टेज ड्रॉप। तो जो V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है बराबर में ईटा VBB प्लस VD के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1 वो बराबर में ईटा VBB प्लस VD के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो बायसिंग जो करी थी B2 बेस टर्मिनल और B1 बेस टर्मिनल के बीच में, B2 बेस टर्मिनल B1 बेस टर्मिनल के बीच में हमने बायसिंग करी थी। अभी हम लोग क्या करेंगे B2 B1 के बीच में तो बायसिंग कंसिडर करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो एमीटर टर्मिनल और ये जो B1 बेस टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है इसके बीच में भी हम लोग बायसिंग कंसिडर कर लेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो B2 बेस टर्मिनल और B1 बेस टर्मिनल दोनों के बीच में बायसिंग हमने कंसिडर करी थी। सिमिलरली एमीटर टर्मिनल और ये जो B1 जो बेस टर्मिनल है उसके बीच में भी हमने बायसिंग कंसिडर कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने शो किया, जो वोल्टेज हमने जो प्रोवाइड किया इसको हमने शो किया V सबस्क्रिप्ट में E से। सिमिलरली आप अगर देखो इक्विवेलेंट सर्किट में तो यहाँ पर हमने एमीटर वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जो कि हमने एमीटर और बेस B1 के बीच में प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर ये B2 और ये जो B1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने शो किया VBB से। और ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो रेसिस्टेंस है इसका क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1 जो कि बराबर में ईटा VBB प्लस VT के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो एमीटर और ये जो बेस B1 है इनके बीच में भी हमने बायसिंग प्रोवाइड कर दी। अभी इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको कुछ केसेस कंसीडर करने होंगे और आपको साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक भी कंसीडर करनी होगी। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में होगा क्या, यहाँ पर ये जो एमीटर का जो वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है वो लेसर होगा ईटा VBB प्लस VD के कंपैरिजन में। तो जो एमीटर का जो वोल्टेज है वो लेसर है ईटा VBB प्लस VD के कंपैरिजन में। तो जब एमीटर वोल्टेज, जब ये V1 वोल्टेज जो कि बराबर में ईटा VBB प्लस VD के इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो यहाँ पर ये जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है वो रिवर्स बायस में होगा। और ये डायोड रिवर्स बायस में है तो ऑब्वियसली कौन सा करंट फ्लो होगा, एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायोड विल रिमेन इज रिवर्स बायस एंड रिवर्स लीकेज करंट विल फ्लो, और रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करो, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट करिए एमीटर वोल्टेज, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट करिए, आपको इंडिकेट करिए एमीटर करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करिए एमीटर वोल्टेज, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट करिए एमीटर करंट, और यहाँ पर ये जो डायोड हमने जो कंसिडर किया है, ये जो डायोड है ये रिवर्स्ड बायस में, तो ये डायोड रिवर्स बायस में तो होगा क्या, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। यहाँ पर ये जो डायोड है वो रिवर्स्ड बायस में, केस नंबर 1 एमीटर वोल्टेज लेसर देन दिस, तो जो डायोड है रिवर्स बायस में तो रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। तो जो रिवर्स लीकेज करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। जो रिवर्स लीकेज करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ये वाला गैप शो कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको क्या मिलेगा, रिवर्स लीकेज करंट मिलेगा। और वो जो रिवर्स लीकेज करंट है उसको हमने शो किया IEO से। यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ये रिवर्स लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड आपको कुछ इतना मिला। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो एमीटर वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो एमीटर वोल्टेज है इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम लोग ये एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जो डायोड है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो जब डायोड रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, जो रिवर्स लीकेज करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एमीटर वोल्टेज होगा किसके बराबर में हो जाएगा, ईटा VBB के बराबर में हो जाएगा, जो कि है केस नंबर 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, जो एमीटर वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिवर्स लीकेज करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा। जो रिवर्स लीकेज करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। यहाँ पर आप अगर केयरफुली अगर और डिटेल में अगर समझो, यहाँ पर जो रिवर्स लीकेज करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही थी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, वाई एक्सिस की तरफ जाते जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। ये लाइन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करते जाएगा, इसका मतलब जो रिवर्स लीकेज करंट है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग करके आ रहे हैं, जो एमीटर वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करें। तो जब हम लोग एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिवर्स लीकेज करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रिवर्स लीकेज करंट होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर जो रिवर्स लीकेज करंट है वो क्या हो गया, पॉइंट ए पर जो रिवर्स लीकेज करंट है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया। पॉइंट ए पर रिवर्स लीकेज करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो एमीटर वोल्टेज है किसके बराबर में, ईटा VBB के बराबर में, जिसके वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई रिवर्स लीकेज करंट फ्लो नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखो जो एमीटर वोल्टेज है वो किसके बराबर में, ईटा VBB के बराबर में। यहाँ पर हम लोग VD कंसिडर नहीं कर रहे, VD बाद में कंसिडर करेंगे। एमीटर वोल्टेज ये ईटा VBB के बराबर में, आप ऐसा बोल सकते हो एमीटर वोल्टेज ये V1 वोल्टेज के बराबर में। तो यहाँ पर आप देखो ये जो डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है, डायोड के ये वाले पॉइंट पर और डायोड के ये वाले पॉइंट पर आपको जो पोटेंशियल जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये जो डायोड है वो ना ही आपका फॉरवर्ड बायस में, ना ही आपका रिवर्स बायस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायोड के ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो क्या डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा या फिर रिवर्स बायस में रहेगा। ऑब्वियसली जो डायोड है कौन से भी बायसिंग में नहीं रहेगा, डायोड ना ही फॉरवर्ड बायस में रहेगा ना ही रिवर्स बायस में रहेगा, तो डायोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा।
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ये देखा कि जो रिवर्स लीकेज करंट है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया। उसका मतलब एमीटर वोल्टेज ईटा वीबीबी के बराबर में हो गया, और जो डायोड है वो ना ही फॉरवर्ड बायस में ना ही रिवर्स बायस में। यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट ए तक के आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो कौन सा वोल्टेज है, ईटा वीबीबी वोल्टेज है। अभी आप करोगे क्या, जो एमीटर का जो वोल्टेज है उसको और इंक्रीज़ करोगे, और जो एमीटर वोल्टेज है वो ईटा वीबीबी प्लस वीडी के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर इससे पहले हमने देखा था जो एमीटर वोल्टेज है वो ईटा वीबीबी के ही बराबर में था। अभी एमीटर वोल्टेज को और इंक्रीज़ करोगे, और आप और इंक्रीज़ करोगे, और जो एमीटर वोल्टेज है किसके बराबर में हो जाएगा, ईटा वीबीबी प्लस वीडी के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एमीटर वोल्टेज है उसको हमने और इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखो जो एमीटर वोल्टेज है उसको हमने और इंक्रीज़ कर दिया, और इंक्रीज़ करते हैं हमने एमीटर वोल्टेज को। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, तो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीक पॉइंट। जो पीक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, और जो एसोसिएटेड करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीक करंट। यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है पीक पॉइंट, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन, जो कि वाई एक्सिस को ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है वहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो वोल्टेज होगा वो आपको कौन सा वोल्टेज मिलेगा, डायोड वोल्टेज मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, ईटा वीबीबी प्लस वीडी वोल्टेज मिल रहा है। और ईटा वीबीबी प्लस वीडी वोल्टेज किसके बराबर में, एमीटर वोल्टेज के बराबर में। यहाँ पर आप देखो अभी होगा क्या, जो एमीटर वोल्टेज है उसको आप फर्दर और इंक्रीज़ करोगे। यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पीक पॉइंट के बाद जब एमीटर वोल्टेज को आप और इंक्रीज़ करोगे तो होगा क्या, जो यूजेटी है वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और जो यूजेटी है उसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और जो यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर उसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगा, जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ पर ये जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो एरो आपको इंडिकेट कर रही है करंट के फ्लो का डायरेक्शन। जो करंट है पी से B1 की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, जो कि आपको ये एरो शो कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली आपको इंडिकेट कर रही है करंट का फ्लो। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगेगा जब एमीटर वोल्टेज को आप पीक पॉइंट के बाद जब एमीटर वोल्टेज को और बढ़ा दोगे तो जो यूजेटी है उसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, इसका मतलब जो होल्स है वो फ्लो होना चालू हो जाएंगे पी रीजन से बेस B1 की तरफ। यहाँ पर आप देखो होल्स का फ्लो होना चालू हो जाएगा पी रीजन से बेस B1 की तरफ। अगर आप इतना टेक्निकली नहीं बोलना चाहते हो तो आप सिंपली ऐसा बोलना, पीक पॉइंट के बाद जब हम लोग एमीटर वोल्टेज को और इंक्रीज़ करते हैं तो होता क्या है, जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन मोड में आ जाता है, और जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करना चालू कर देता है, और इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाता है एमीटर से बेस B1 की तरफ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब करंट फ्लो होगा तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है जिसको हमने कंसिडर किया था RB1 रेसिस्टेंस, जो RB1 रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। यहाँ पर ये आपने जो रेसिस्टेंस जो कंसिडर किया था ये वाले एरिया में जो कि RB1 रेसिस्टेंस था, तो ये जो RB1 रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। RB1 रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो RB1 जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है जब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो RB1 रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब जो V1 वोल्टेज है ईटा वीबीबी प्लस वीडी के बराबर में इसकी जो वैल्यू की वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो वोल्टेज आपको जो मिल रहा है ईटा वीबीबी प्लस वीडी मिल रहा है, तो होगा क्या, अभी उसकी जो वैल्यू की वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। तो आप देख सकते हो ईटा वीबीबी प्लस वीडी जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू डिक्रीज़ करने लग रही है, क्योंकि यूजेटी है वो कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन हो रहा है, रेसिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है, रेसिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये ईटा वीबीबी प्लस वीडी कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वैली पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो वैली पॉइंट है, वैली मतलब घाटी, तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट। तो ये वैली पॉइंट के बाद बेसिकली होता क्या है, यूजेटी में जो करंट और जो वोल्टेज होते हैं वो लीनियरली इंक्रीज़ करने लगते हैं, मतलब जैसे जैसे आप एमीटर वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाओगे वैसी वैसी जो करंट का जो फ्लो होगा यूजेटी में वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने और यहाँ पर डिटेल में कंसिडर किया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पीक पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट है इसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, और जो एसोसिएटेड जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पीक करंट। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, वैली पॉइंट। तो वैली पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैली वोल्टेज, और जो एसोसिएटेड जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वैली करंट।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पिक पॉइंट, तो पिक पॉइंट से हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाई। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं वैली पॉइंट, तो वैली पॉइंट से हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाई। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक के आपको जो रीजन जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा रीजन है, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, इसके बाद वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, सैचुरेशन रीजन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पर ये पीक पॉइंट से वैली पॉइंट के बीच में आपको नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन मिलता है। वैली पॉइंट के बाद आपको कौन सा रीजन मिलता है, सैचुरेशन रीजन मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हुई थी। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि एकदम जस्ट अपोजिट में पीक पॉइंट के, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोनों पॉइंट के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्योंकि आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने थोड़े टाइम पहले क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था जब हम लोग एमीटर वोल्टेज पीक पॉइंट के बाद हमने ये डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले, अगर आप रिकॉल करो, हमने ये बोला था, मैंने ये स्टेटमेंट बोला था, जब हम लोग पीक पॉइंट के बाद एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो यूजेटी है वो कंडक्ट करना चालू कर देता है, राइट। इसका मतलब पीक पॉइंट से पहला जो यूजेटी था, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट से पहला, तो पीक पॉइंट के सामने हमने ये वाला पॉइंट बनाया, और ये वाले पॉइंट से पहला अगर हम लोग देखें तो जो यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट में था। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में था, इसका मतलब जो यूजेटी है वो कौन से रीजन में था, कट ऑफ रीजन में था। कौन से रीजन में था, कट ऑफ रीजन में। तो यहाँ पर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं, हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की।